सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि आपके लिए इनसे अधिक कोई महत्वपूर्ण हो नहीं सकता। न खेत हो सकता, न बिजनेस हो सकता, न मोबाइल हो सकता, न रिश्ते हो सकते। सबसे महत्वपूर्ण कुछ आपका है तो वो है आपका बच्चा। मैं देखता हूँ, मैंने राजकीय विद्यालय में 6 साल पढ़ाया, महाविद्यालय में पिछले 5 साल से हूँ। जब भी अभिभावकों को याद करते हैं तो अभिभावक आते नहीं है। तब लगता है कि जब अभिभावक अगर सक्रिय नहीं है तो एक तरफा शिक्षक बच्चों का उत्थान उस लेवल का नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी से कहता हूं, कम से कम बच्चों की कभी कॉपी चेक कर लो, कम से कम कभी विद्यालय आके एक बार गुरुजी से बात ही कर लो कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, विद्यालय जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, अपना समय जो है स्कूल के बाद का वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उसको आप थोड़ा सा चेक करिए। वो कहीं मोबाइल के अंदर एडिक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि मोबाइल से उसको दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लत तो नहीं लगी है, कम से कम ये भी देखी जा सकती है। अब वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक की जा सकती है। कम से कम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर मॉनिटरिंग रहेगी। दूसरी बात जो अभिभावक हम गलती करते हैं, एक तो ये गलती करते हैं कि इनका ध्यान नहीं रखते बच्चों का। दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है इनके ऊपर। आज कोटा के अंदर जितनी भी सुसाइड होती है ना, आत्महत्याएं, बहुत होनहार बच्चे आत्महत्या करते हैं, और 100% केसेस में उनके जिम्मेदार उनके अभिभावक होते हैं। माँ बाप, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो दबाव डालता है कि आपको 98 बनाने, 99 बनाने, 100 बनाने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, भास्कर जी अभी बोल के गए, मेरे स्टाफ साथी है, उनके 10वीं में 95 से प्लस थे शायद, 12th में मेरिट में थे वो, और मेरे 49 थे, मेरे 49 थे, 49%, और उनके जस्ट उल्टे 94 थे। अब आप मुझे बताइए फर्क कहां रहा? 50% भी नहीं थे मेरे, और वो 100 से थोड़े कम थे। तो बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ मत बनाओ कि नहीं तेरे को 94 बनाने हैं, 97 बनाने हैं। मैं आपको बताऊं, 10 साल बाद इन बच्चों को याद नहीं होगा कि 10वीं की गणित में उनको कितने मार्क्स आए थे, 12वीं के अंदर हिस्ट्री है तो उसमें कितने मार्क्स आए थे, इनको कुछ भी याद नहीं होगा। और इन बच्चों की पहचान कभी भी मार्कशीट से नहीं होगी। इन बच्चों की पहचान कैसे होगी, मैं इन बच्चों से जब बात करूंगा तब बताऊंगा आपको, क्योंकि वो बात फिर बच्चों की होगी। इसलिए मेरा अभिभावकों से, युवाओं से है कि बच्चों पर कभी भी ऐसा दबाव न डालें कि आपको इतने परसेंटेज बनाने ही बनाने। उसको ऐसे स्वतंत्र छोड़िए मस्तिष्क के मामले। अभी हम बैठे थे तो मेरे मैं किसी कार्यक्रम से ही आ रहा था, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे एक पुराने साथी थे जिनका अभी ट्रांसफर हुआ, प्रोफेसर है, जो टॉप रैंक से प्रोफेसर बने थे। अनायासी उनके एक क्लासमेट मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके साथ वो है ना मैडम? मैंने कहा हाँ। वो मेरे क्लासमेट थे और उनका अभी ट्रांसफर हुआ। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैडम तो बहुत टॉप रैंक से चयन होके आए थे, आप उनके साथ थे? तो आप तो मेरा यूनिवर्सिटी में पहला स्थान था, MDSC यूनिवर्सिटी में 86% के साथ MSc के अंदर, और उनका 13वां स्थान था। हम क्लास में 13 ही थे मैडम का। तो मैडम प्रोफेसर बन के आप यहाँ कैसे अटक गए? तो हमारे साथ समस्या ये थी कि जैसे ही मैं 12वीं की तो पापा ने कहा कि नहीं STC कर। मैंने कहा नहीं, मुझे STC मत करने दो, मुझे साइंस लेके पढ़ना है। तो मैंने एक बार तो संघर्ष करके BSc शुरू करी। 3 साल तक तो मुझे घर वाले डेली सुनाते थे कि हमारी बात नहीं मानी, रोएगा, भुगतेगा, इस टाइप से। 3 साल जैसे पूरे हुए, उसके बाद उन्होंने वापस शुरू किया कि नहीं B.Ed करनी है। तो मैंने जब B.Ed नहीं करने का प्लान किया तो उन्होंने कहा चल RAS की तैयारी कर। अब वो खुद कह रहे थे, आज ही मुझे बात कर, अभी वो लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज में नहीं है, लेकिन वो जहां जा सकते थे वहां इसलिए नहीं पहुंचे। मैं कारण बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर अभिभावकों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। मैं जो करना चाह रहा था वो मुझे नहीं करने दिया गया, और मुझे एक ये कहा गया कि बस नौकरी लेनी है, जबकि उनके घर में भगवान की मेहरबानी से पैसे की कोई कमी नहीं। और जबरदस्ती क्या हुआ कि उनको है वो साइंस का मैटर छोड़वा के और आर्ट्स में डलवा दिया, और MA इन ज्योग्राफी करवाया, और साथ में B.Ed करवाया। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे करते करते L2 का अध्यापक बन गया।
फिर L2 का अध्यापक बन गया और मेरे सारे साथी उन 13 में से 8 प्रोफेसर है और 2 लोग साइंटिस्ट है, एक फॉरेन में है कैंसर स्पेशलिस्ट है और जो सबसे टॉप क्लास में था वो एक स्कूल के अंदर भी एक शिक्षक। ये आज की बात है, मैं भी सुन के यहाँ आ रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप उस समय डिसीजन नहीं ले सकते थे कि माँ बाप तो कि घर का कई बार कहते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। वो बच्चों के ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि फिर वो बच्चा क्या चाहता है उसको पूछा ही नहीं जा रहा है। अब उसके भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं और उसको पूछा नहीं जा रहा है। मैं 3-4 महीने पहले की एक बात बताता हूँ। एक लड़का बाड़मेर के अंदर तिलक नगर के आसपास कहीं रहता है, केवी में उसके 98% मतलब एक 9.8 का ग्रेडिंग था उसका 10 में से। पिताजी क्या है कि सर्विस में थे, आर्मी में रिटायर होके आए थे। तो पिताजी ने कहा कि तू क्या कर, STC कर ले। बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, मेरा CUET क्लियर हो गया है। पिताजी अड़ गए, नहीं अगर घर में रहना है मेरी बात माननी पड़ेगी। अब बाप और बेटे के बीच में लड़ाई तो हुआ क्या कि बेटा आया मेरे पास कि सर आप मेरे को यही करना है। मैंने कहा बेटा CUET में सिलेक्शन हो गया, DU में जाके पढ़, क्या दिक्कत है? आर्थिक समस्या? नहीं पापा ही समस्या है। पापा क्या समस्या है? तो पापा मान ही नहीं रहे। मैं पापा को ले आया, वो घर गया, उसने कहा पापा को कि सर ने आपसे बात करने के लिए बोला। तो सर को बोलो मेरे से मिले, मैं नहीं मिलूंगा। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं घर घर जाके पिताजियों को समझाऊं। अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। बच्चे ने क्या किया, बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया और उसने लास्ट मुलाकात मेरे से की कि सर अब मैं मानने जा रहा हूं। मैं 98% लेके बैठा हूं और पिताजी कह रहे हैं STC कर। मैं ऐसी नहीं करूंगा, मुझे जो करना है वो करने नहीं दिया जा रहा, फिर मेरा इस पृथ्वी पे रहने का कोई सेंस नहीं। बच्चा ये कह कि मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा अब मैं क्लास का टाइम हो रखा था, वो बच्चा इतना डिप्रेशन में कैसे बात हो। मैंने कहा तू मेरी फोन नंबर ले और मेरे से बात करता रहे, अपन कुछ अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं। हकीकत ये है कि अभी भी बच्चा भटक ही रहा है। उसने ना STC में एडमिशन लिया ना कॉलेज में लिया। अभी मैं कई बार उसको देखता हूँ, वो पागल सा हो रखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे अभिभावकों से, युवाओं से स्पेशली अभिभावक कई बार समझते नहीं है, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती। लेकिन आप लोग जो पढ़े लिखे हैं कम से कम उसकी इच्छा जरूर जाने। मेरे जब 10th में 49% बने तो मेरे पापा को किसी ने भिड़ाया कि इसको ITI करवा दो। तो मैं जैसे घर गया, पापा के चलो, मैंने कहा ITI करवा। ITI क्यों? 49% के साथ थारी की नौकरी लागे होंगे और 49% था थारा कहीं होना है। पापा को इतना सेट किया कि पापा बस मान नहीं रहे, करनी तो ITI नहीं तो पढ़ाई छोड़ और बुरादेर धंधे मान जा, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का काम। मैंने कहा ऐसे तो ये तो कोई शर्त नहीं है कि 49% वालों के साथ में ऐसा अन्याय किया जाए। बगावत करके मैं बाड़मेर, उसके बाद 11वीं क्लास में मैंने रामसर स्कूल में एडमिशन लिया, बगावत करके 2 साल तक। तो जैसी कोई मेरी गलती आती थी, बच्चे हैं गलती भी करेंगे, जैसी गलती आती थी तो पापा कहते मैंने तो पहले ही कहा था ITI करने का। 3 साल 2 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। तो बारी में मेरे मेहनत की थी मैंने थोड़ी, तो 61% बने। 61 बने। पापा को मैंने कहा देखो मेरे 13% का गैप बढ़ती हुई है, अब भरोसा है थारे मात्र मन बिल्कुल भरोसा है न कदी हतो। बड़ा बेटा है उसमें दिक्कत नहीं है, मजबूत है, कमा के खा लेगा। छोटे बड़ा होशियार है, नौकरी लग जाएगा। और थारा न तो दिमाग है न शरीर है, तो न तेरे से खेती की होगी, न पेशेंस है अंदर की, तुम कहीं किसी के अंडर में काम भी नहीं कर सकता, भूख मरेगा। हालांकि पिताजी की कंसर्न जो होती है ना, वो अपने विरोधी नहीं होते। वो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है सक्सेस हो जाए। उनका इरादा ये था कि सक्सेस हो जाए और मैं सक्सेस हो गया। 2008 के अंदर जैसे BA फाइनल ईयर हुआ उसी साल नौकरी लगी। पापा के पास गया, नौकरी लगी। पापा के लगी बोल, मैंने कहा ये रहा इंग्लिश का पेपर लिखा हुआ, उसमें इंग्लिश में था। पापा को इंग्लिश नहीं आती, गए मार्शा के पास, हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर को कहा कि इसमें सच में नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है, कोई माहौल तो नहीं बना रहा है कोई। हेडमास्टर ने कहा कि नहीं नौकरी तो बच्चे की सच में लगी है। हालांकि हेडमास्टर को भी इंग्लिश उस समय इतनी आती नहीं थी। और हो गई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ सब समझ में आ गया।
उसके बाद मेरे पिताजी को भरोसा हुआ। आज स्थिति ये है कि पिछले 14 साल से, ये 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 14 साल से मेरे पापा को मैं जो कहता हूँ ना, तो एजुकेशन के मामले में पापा वही करते हैं कि गणपत कह दियो तो हम भाई ना। अब मेरा छोटे भाई को जैसे 10th हुई सर, उसकी 96% थे 10th में, तो पापा ने कहा कि ये कर। मैंने कहा बेटा, भाई को पूछा बेटा क्या करना तेरे, तो मुझे क्या मैथमेटिक्स लेनी है, मैं मैथ्स ली। तो बोला फिर 12वीं की, तो फिर बोला कि मुझे IIT के लिए कोटा जाना है। पापा ने कहा कि छोरे रुड़ जाएंगे, कोटा में मरते बहुत है, सुसाइड बहुत होती है। मैंने कहा जाने दो उसको। कोटा गया, 1 साल में उसका IIT में हो गया, करके रहा। चौथे साल बोला कि मुझे अब प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, मैं छोड़ रहा हूँ। तो पापा ने कहा कि तेरे पे 6 साल खर्चा किया और अब तू कह रहा छोड़ रहा है। अब पापा मेरे को सुनाने शुरू हो गए, ये है तेरे डिसीजन। मैंने कहा छोड़ रहा, छोड़ने दो। छोड़ के मैंने कहा क्या करेगा, तो मैं प्रशासन की तैयारी करूँ। पहले अटेम्प्ट में उसको मैंने नौकरी छुड़वाई। छुड़वाने के बाद आप सच मानो, मेरी मम्मी हर तीसरे चौथे दिन कहती है, छोरो लाख रुपया कमा तो नौकरी पिटी कर रही। हमारे लड़कों की घूम बताओ। 1.5 साल बाद में उसका रिजल्ट आया और अभी उसका RAS में सिलेक्शन हुआ। पहले अटेम्प्ट में हुआ, पहला अटेम्प्ट था, अभी तहसीलदार सेवा मिल जाएगी उसको। मैंने कहा मम्मी अब ठीक है, अब ठीक है। तो आप लोग जो युवा है, ये इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो कम से कम बच्चे को है ना ऐसे दबाए नहीं, उसको खुला छोड़े पढ़ाई के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में, मोबाइल के मामले में नहीं, डिसीजन के मामले में। और इनके ऊपर परसेंटेज का इतना दबाव ना डाले। इनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भाग लेने दीजिए। खेलने जाता है खेलने दीजिए। हाँ, ये है कि आपकी दृष्टि उसके ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुटो की उड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए, लेकिन इनके निर्णयों में कभी भी बाधा न बने। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ, तभी जाके ये बच्चे अपनी प्रोग्रेस कर पाते हैं। हम हमारे सपने इनके ऊपर थोपते हैं तो स्थिति लास्ट में ये होती है कि ये बच्चे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अभी बाड़मेर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बच्चे ने प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, 12वीं की मेरिट में था, मैथ्स का धुरंधर व्यक्ति। पिताजी को पता नहीं क्या है जची, B.Ed करवाई पहले, और अभी MA हिस्ट्री कोटा के एग्जाम दे रहा था। 3 दिन पहले मैं घूमते घूमते चेक कर रहा था। मैंने कहा तू यहाँ बैठा, तो क्या करूं, पापा ने MA करवा दी। इंग्लिश मीडियम में लिखता है, कुछ नहीं रहा है, क्योंकि गणित का स्टूडेंट हिस्ट्री में MA कर रहा है। अब उनके पिताजी भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। अब बच्चा MA के पेपर देने आता है कोटा का, ओपन यूनिवर्सिटी के, वहां पे IIT दिल्ली का स्टूडेंट। तब मुझे दुख होता है कि कम से कम बच्चों को क्या हमेशा हम शिक्षा दे, ज्ञान दे। काम तो हम पीछे से खराब कर रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखें, लेकिन इनके डिसीजन के मामले में इनको स्वतंत्र रखें। ऐसी आप सभी युवाओं से और अभिभावकों से मेरी एक विनम्र विनती है आपसे कि इनका पूरा ध्यान रखें, लेकिन निर्णयों के मामले में उनको फ्री करें कि आप बेटा जो तेरा करना कर, हम आपको पैसे देने वाले हैं, वो आपको देते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा विद्यालय के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सभी से, जो विद्वान जन हैं, जो पढ़ाते हैं। मैं टीचर से मेरा हमेशा से विशेष लगाव रहता है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ सेवा कोई नहीं, चाहे प्राइवेट टीचर हो चाहे गवर्नमेंट हो। टीचर ये बच्चे जब पढ़ के कल बाड़मेर कॉलेज में आएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है। हमारे लिए सारे बच्चे हैं। किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ चाहे प्राइवेट स्कूल में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भेद हमें करना भी नहीं चाहिए। मैं शिक्षक साथियों से कहूंगा कि माँ बाप ने भरोसा करके आपके पास इन बच्चों को भेजा है। हम कई बार बच्चियों की शिक्षा पे बात करते हैं तो कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बच्ची अनपढ़ रहे, लेकिन उसको दुनिया पे भरोसा नहीं होता, इसलिए डरते हुए वो नहीं पढ़ाते, कई बार बाहर नहीं भेजते। और माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मामलों में शिक्षक के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षक के पास भेजते और वो भरोसा अपने से अधिक शिक्षक पे करते हैं। मैं आपको बताऊं साहब, मेरे पास 10-12 साल से मैंने लगभग 30-40 हजार बच्चे पढ़ाए होंगे। कई बार माता पिता आते हैं मेरे को कहते हैं कि सर थोड़ा बच्चा ऐसा है, इसको समझाइए।
वो बात बच्चा मेरी मानता है, और मैंने कई बच्चों को ऐसे नसीब पत्ते छुड़ा दिए, सही लाइन पे डाले। तो अभिभावक जब बच्चों को आपके पास भेजते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। तो मैं आप सभी गुरुजनों से सिर्फ 2 चीजें कहूंगा, फिर मैं बच्चों पे आऊंगा। पहली बात कि अपने चारित्रिक रूप से, अपने व्यक्तित्व से बच्चों को इतना प्रभावित करो कि बच्चे आपके जैसा बनने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चा अपना भगवान माता पिता को कम मानता है और शिक्षक को पहले नंबर पे रखता है। और जब बच्चा बात नहीं मान रहा होता तो माता पिता शिक्षक से कह के बात मनवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षकों को ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, कोई नशे पते में नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो आपको देखेंगे बच्चे वैसा बनने की कोशिश करते हैं, इनके लिए आप हीरो होते हैं। ये हीरोइक एज बच्चे अपने हीरो बनाने की उम्र तय करते हैं, ये बच्चे अपने समय हीरो बनाते हैं। और दूसरा, जब भी पढ़ाते हैं तो एक पढ़ाने का स्पष्ट रूल्स रहा हुआ है कि अगर आप स्कूल में 4 घंटे पढ़ाते हैं तो शिक्षक को 12 घंटे मेहनत करनी होती है। अगर आप 3 घंटे मेहनत करोगे तब जाके 1 घंटे की बढ़िया क्लास दे पाओगे। तो मैं कहता हूं अगर आप यहाँ भी विद्यालय में 2 घंटे पढ़ाते हैं तो कम से कम घर पे 8 घंटे मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, तब इन बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। बंसी जी जो बता रहे थे ना मेरे बारे में, ये वो, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैंने आज दिन तक कोई विशेष कार्य नहीं किया है। मैंने मेरे शिक्षक होने के कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया, और इसी कारण है कि आप मुझे सुन रहे हैं। और आयोजक मंडल ने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ इसीलिए कि मैं मेरे कर्तव्यों के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं रहा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने मेरे जीवन में एक नियम बनाया था कि 8 घंटे खेलना कूदना, 8 घंटे सोना और 8 घंटे पढ़ना। ये रूल्स फॉलो किया मैंने, और ये रूल्स मैं कई बार यूट्यूब पे बच्चों को पहले ही बोल चुका हूं। 8 8 8 आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे रेस्ट करो, बाकी 8 घंटे खेलिए कूदिए, एक्टिविटीज करिए, मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस गलत नहीं करना है। और इस एक विद्यार्थी जीवन में होते हुए मैंने ये बखूबी निभाया था। उसका परिणाम यह था कि 20 वर्ष की उम्र में मैं केंद्र सरकार में नौकरी लगा, मैं 20 साल में मैं चला गया। इसलिए कहते हैं कि जब आप लोग यहां आ गए तो ये एक बहुत स्पष्ट सा रूल है। उसी तरह से शिक्षकों को मैं कहूंगा कि 3 पीरियड आपके लगते हैं तो कम से कम 10-12 घंटे, 8-10 घंटे आप मेहनत करके उनको पढ़ाओगे तो ये बच्चे आपको जीवन भर याद करेंगे। एक शिक्षक ही ऐसा पोस्ट, ऐसी सेवा है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती। 80 साल के होंगे तब भी बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और आज भी आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर आप शिक्षक को बच्चे कभी नहीं भूलते। तो आप मेहनत करके पढ़ाइए और बढ़िया लगेगा। और अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे। बच्चों से बात करूंगा, स्पेशली 12वीं वालों से, 11वीं वाले बच्चों से। मैं आपको एक बहुत सामान्य सी मेरा अनुभव बताता हूं कि 2018 के अंदर मैं कॉलेज में गया पढ़ाने के लिए। उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल लेक्चरर था। एक उदाहरण के जरिए मैं एक बात समझाता हूं। बाड़मेर का एक लड़का था, 2019 की बात है साहब, और मेरिट में शायद उसका 7वां या 8वां स्थान था। 97-98 के आसपास उसके आर्ट्स में परसेंटेज थे। तो बाड़मेर कॉलेज की जब लिस्ट निकली तो उसका आराम से सिलेक्शन हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब देखो क्या हुआ। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैंने कहा ना, आपकी पहचान आपके प्रतिशत से नहीं होती, आपके मार्कशीट से नहीं होती। आपकी पहचान आपके कार्यों से होगी, आपकी पहचान आपकी परिपक्वता से होगी, आपकी पहचान आप कैसे इंसान है उससे होगी, आप लोगों से कैसे बात करते हैं उससे आपकी पहचान होगी। आप जब भी कहीं भी जाते हैं तो अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, आपकी पहचान उस पे होगी। क्या आप में से 1 घंटे पहले आपको किसी को पता था कि मेरे 10वीं 12वीं में, BA में, MA में कितने परसेंटेज? किसी को कोई मतलब नहीं, और मतलब ही नहीं। मैं 49 कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। 49 है, क्या करना, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, ये मार्कशीट मैंने कई साल छुपा के रखी थी, शर्म आती थी बताते हुए, क्योंकि कम प्रतिशत देखते व्यक्ति घृणा करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब गर्व करने जैसी स्थिति खुद ने बनाई, बड़ी मेहनत की तो बन गई स्थिति। तो वो बच्चा क्या हुआ कि कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ।
एडमिशन हुआ तो अनायासी मेरे सेक्शन में ही था, तो परसेंटेज देख रहा था उसके, बहुत अच्छी प्रतिशत देखे तो बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने उस बच्चे से बात करी, बहुत सिंसियर बच्चा। 10, 15, 20 दिन बीते, 25 दिन बीते। एक दिन मैंने उसको कार में देखा, ब्लैक स्कॉर्पियो, आगे की सीट पे बैठा। जनरली क्या है, कॉलेज में कार वगैरह ये बहुत सामान्य चीज है, क्योंकि कॉलेज में आपको पढ़ने वाले भी मिलते हैं, रोल भी मिलते हैं, नशेड़ी भी मिलते हैं, क्योंकि बाड़मेर पूरे का बेहतरीन चुनिंदा युवा वहां पे बैठा है। तो वो ब्लैक कार स्कॉर्पियो आगे की सीट पे बैठा। मैं बाइक से आ रहा था, मेरे रूम से कॉलेज जा रहा था, अनायासी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने, ठीक है, मैं मेरे बच्चों को भी भूलता नहीं हूं, एक नजर देख लेना तो मुझे हमेशा याद रहता है कि ये मेरे वहां पढ़ाया हुआ है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तो मुझे टकराया गई। मैंने कहा मैं स्कॉर्पियो क्यों बैठा था? अरे सर वो बाबा है, ये है, उनका चुनाव है। और मैंने कहा देख तू गलत रास्ते पड़ रहा है, और समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन ये उम्र स्टॉर्मिंग एज होती है। ये जब बच्चे को कोई कहता है तो उसको अपना शत्रु मान बैठता है। अब मैं उसको समझा रहा हूं, वो आंखें लाल करके खड़ा, उसको लग रहा है जैसे ये कौन है कहने वाला। नहीं मानो, 2 महीने गुजरे, 3, 4, 5, 6 महीने गुजरे, पहला साल गुजरा। 2020 में क्या हुआ कि एक कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक कोई गार्जियन मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि यार गुरुजी आप बच्चों से बात करते हो, अच्छा मोटिवेट करते हो। एक मेरा बच्चा है, वो मेरे हाथ से तो बाहर चला गया है, और आजकल पता नहीं गलत आदतों में घुस गया। रात को 2 बजे आता है, पैसे मांगता है, नहीं देते हैं तो बर्तन तोड़ देता है, बहनों के गहने बेच दिए उसने। तो मेरे मस्तिष्क में आएगी ड्रग्स लेना शुरू। मुझे नहीं पता कि कौन लड़का है। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, बट है थोड़ा मुश्किल काम। वो पिताजी बेचारे बच्चे को, पिताजी के साथ समस्या ये थी कि पिताजी भी नौकरी में थे, उसकी माताजी भी नौकरी में, एक बहन थी वो भी नौकरी में, और एक भाई, उसके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। और वो भटकता गया, क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया बच्चों को आकर्षित बहुत जल्दी करती है। ग्लैमर होता है ये ऐसे प्रदर्शन करना, शो ऑफ करना, ये बच्चों को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो पिताजी उस बच्चे को लेके मेरे पास आए, कोचिंग में मैं बैठा था शाम के समय। मैंने उसको देखते ही एकदम तो अवाक रह गया। मैंने कहा ये बच्चा आपका तो गया? मैंने कहा इसको तो मैंने 3 साल पहले ही समझाया था। अब बच्चे की स्थिति ये हुई कि वो उन स्कॉर्पियो वालों के साथ में, एक्चुअली वो तस्करी में घुस गया था। वो चित्तौड़ से गाड़ी भरना करना, ऐसी बातें करता, उससे नीचे तो बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा इसका तो काम हो गया। अब ये स्थिति ये थी कि बीच में 10-12 दिन पहले उसकी डेथ हो गई लड़के की। लास्ट में उसकी ऐसी स्थिति हुई, उसकी बहन मुझे बता रही थी, वो बहन मेरे से पड़ी हुई थी, कि मेरा भाई लास्ट में यहाँ पे इंजेक्शन लेता था, यहाँ पे हाथ में इंजेक्शन लेता था खुद से। अकेला होता था तो विक्स खा जाता है, वो ब्रेड के बीच में लगा के विक्स खा जाता है। किसी गाड़ी को देखता है तो उसका ग्रेस खा जाता है। 15-15 पैरासीटामोल खा के ऊपर से दूध पी देता है। और जो चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल जो अपन फेंक देते हैं टूटने वाले, वो चप्पल के पीछे का हिस्सा काट के उसको पिघला के गर्म करके उसका पानी पीता है। और अगर छिपकली देख लेता है तो छिपकली पीछे से काट के और उसके पीछे की जो पूंछ होती है उसको खाता है, क्योंकि वो जहरीली होती है, उसका नशा की क्षतिपूर्ति करता है। वो बहन ऐसे बोलते बोलते रोने लग गई कि मेरा भाई ऐसा नहीं था। अब मतलब आप सोचिए कि ये हरकतें करते हुए अगर एक बहन अपने भाई को देखती है, एक माँ अपने बेटे को देखती है, बाप अपने पुत्र को देखता है, तो उसको लगता है कि इससे अच्छा कि बंजिया रहता, नहीं होता तो ठीक। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी। आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को, आपके गुरुजनों को ये न लगे कि कैसा पैदा करते हैं। बाकी ये परसेंटेज वगैरह कहीं मायने नहीं रखते, ये चीजें मायने रखती है कि आप लोगों की संगति वहां आके सही होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आज से कुछ महीने बाद, फरवरी चल रही है, जुलाई में आप हमारे पास होंगे। जुलाई में आप किसी न किसी राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे। जैसे ही वहां पे आओगे, ध्यान से सुनना बच्चों, 12वीं वाले बच्चों, मैं आपको बहुत ज्ञानवर्धक और अनुभव वाली बात बता रहा हूं। वहां आपकी यूनिफॉर्म उतर जाएगी, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ने एक प्रावधान किया है। अभी शिक्षा नीति ने कहा है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चारों क्लासें खत्म करो, आप परसेंटेज खत्म करो।
अभी 8 सेमेस्टर होंगे, बच्चा 8 सेमेस्टर पास करते सीधा कॉलेज में आएगा। हमने कॉलेज में 6 सेमेस्टर कर दिए हैं, कॉलेज हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं। शिक्षा नीति ने अगला पॉइंट ये लिखा है कि एक तो परसेंटेज खत्म करो, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि 12वीं के बाद बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि अपने डिसीजन खुद लेगा। तो न तो आपकी कॉलेज में जैसे आओगे आपकी यूनिफॉर्म पूरी उतर जाएगी, आपके जो पीछे बैग टंगा हुआ है ना, ये विद्यार्थी का एक यूं कहिए कि आभूषण होता है, ये उतर जाएगा। आपको यहाँ पे डांटने वाले टोकने वाले गुरुजी यहां ही रह जाएंगे, वहां आपको कहने वाला कोई नहीं होगा। और खास बात देखिए कि वहां आपकी कोई प्रार्थना नहीं होगी, वहां आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो भी ठीक है। आपको अपना करियर खुद बनाना होगा। और अब आप जब 96% के साथ वहां आते हैं तब आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। और मैंने देखा है 99% स्थितियों में बच्चे वहां के बर्बाद हो जाते हैं। कुछ नशे पत्ते में घुसते हैं, कुछ राजनीति में घुसते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक कमरा ले लेते हैं बाड़मेर में और उस कोने में जाके पढ़ना शुरू करते हैं, और नई रेस शुरू होती है। और 3 साल जैसी कॉलेज पूरी हो जाती है, उसके बाद कुछ सामान्य से 49% वाले बच्चे यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, और 98% वाले बच्चे इस दुनिया की पूरी मायावी शक्ति में गुम हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी जिए, खेलिए, कूदिए। मैं देखता हूँ शाम को बच्चे 4-5 बजे स्टेडियम जाते हैं, दौड़ते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, 2-3 घंटे पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को स्टेडियम जाते हैं, पूरा दिन अपना डिसिप्लिन होकर जीते हैं। क्योंकि अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा होता है। और इस सिस्टम के साथ आगे चलते रहोगे तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब 10th में था और जब मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे न तो ठीक से इंग्लिश लिखनी आती थी, बोलनी तो बहुत दूर की बात है, न गणित आती थी, न विज्ञान आता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरी स्थिति ये थी, क्योंकि थ्रू आउट मेरा सौभाग्य मुझे मिला नहीं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, महेंद्र सिंह उठ गए मुझे उसको सुना ना था बच्चे तो मैं थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे मेरी स्थिति ये थी कि इतना कुछ था नहीं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 12वीं तक की पढ़ाई और बाद की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाती है, रेस पूरी अलग हो जाती है। हाँ, ये है कि 12वीं तक बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई रहा है, और अगर वो अपनी गति को कंसिस्टेंसी के साथ मोमेंटम को मेंटेन करके रखता है तो बच्चा बहुत दूर तक जाता है, यूपीएससी क्रैक करके निकलता है। लेकिन यहाँ कमजोर भी रहा है तो भी वो अपनी गति पकड़ के आराम से अच्छी जगह है वो जाके सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं जब 12th में निकला तो मेरा ऐसा कोई टारगेट था ही नहीं। अभी आपके मन में भी ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में आए थे, कॉलेज में आने के बाद 10-15 दिन जब भटके तो कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखते थे सब दिन पूरा, ये बनते कैसे हैं, कितना डेकोरम है, शानदार कार लेके आते हैं। उस समय हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, उधर से चमचमाती कार आती है। मैडम, हमारे मैडम थे, पढ़ाते थे इतिहास, कार रुकती थी, मैडम खुद उतरते थे और सीधे ऑफिस में हम ऐसे देखते थे, वाह ये है जिंदगी। लेकिन ये बनना कैसे है? व्यक्ति के मस्तिष्क में जब प्रश्न आता है ना, हमारे एक माइकल फोकल्ट करके एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि आपके सामने अगर समस्या नहीं आ रही है तो आप मूर्ख हैं। बिना समस्याओं के आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। अगर समस्या नहीं आ रही है मतलब आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मजे से बैठ रहे हैं, आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। जैसा कि सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति को असंतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर समस्या नहीं आ रही है इसका मतलब आप संतुष्ट हो रखे हैं, और संतुष्ट व्यक्ति जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मोटा हो सकता है, खुश रह सकता है कुछ समय तक, लेकिन जीवन में अगर वो चाहता है कि किसी मंच पे उसको बुलाए या किसी आगे उसको आमंत्रण दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आपके मस्तिष्क में अगर कोई प्रश्न उठ जाए, अगर समस्या उत्पन्न हो, आपने सोचा हो कि मुझे ये बनना है, बस इतना पर्याप्त है। आधी तो गति यही तय हो जाती है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनना है तो आप पूछोगे कि उसको कि कैसे बना जाता है,
10 लोगों को पूछोगे कैसे बना जाता है, फिर कैसे बना जाते का जब उत्तर मिलेगा तब पूछा जाएगा कि क्या मैं बन सकता हूं। फिर लोगों के इंटरव्यू देखे जाएंगे, परसेंटेज देखेंगे, ये देखेंगे, फिर लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं। मेरे पास वाले गांव से एक साधारण सा बच्चा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गांव की आबादी है लगभग 2500 से 3000। इस बात से रिलेट करके मैं बता रहा हूं। सीधी परीक्षा से शायद पहली नौकरी मेरी लगी 2009 के अंदर। उस समय तक हमारे गांव में ये विचार था कि नौकरी लगती नहीं है, और 9वीं 10वीं करते करते बच्चों को स्कूल छोड़वा के और बाहर धंधे भी भेज देते थे। पूरे गांव में ये परसेप्शन था कि नौकरी तो लगती नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को स्कूल छुड़वा दिए गए। 2009 के अंदर जब मेरी नौकरी लगी तो उसके बाद गांव वालों को लगा कि ये इतना सामान्य बच्चा है जो 13 की कक्षा में 12वां स्थान आता है, अगर वो लग सकता है तो हम भी लग सकते हैं। ये एक वापस धारणाएं चेंज होनी शुरू हुई। आज 2024 है, मैंने इतिहास में 3 लेक्चर बन गए पिछली बार, और आज तकरीबन 20 से 25 बच्चे हैं वो सरकारी सेवाओं में सेलेक्ट हो गए। और ये महज 10 साल में इतना चेंजेस आ गया। और अब ये माना, अब 85 बच्चे मेरे पास और पढ़ रहे हैं। अब ये माहौल है कि आराम से कर लेंगे। 12वीं होते बाड़मेर जाएंगे, वहां मेहनत करेंगे और किताब से सर से पूछ लेंगे कैसे बनना है, सर से बात कर लेंगे और मेहनत करेंगे, हो जाएंगे। अब ये माहौल जाके चेंजेस हुआ। इसलिए आप, केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार, समाज, विद्यालय सभी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और लड़कियों के साथ में स्पेशल ये रहता है कि अगर एक लड़की पढ़ के नौकरी लगती है तो आसपास के 10 परिवार अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। और एक लड़की अगर गलत काम कर लेती है, किसी भी प्रकार का ऐसा गलत कार्य उससे हो जाता है, तो कई लड़कियों के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसको फिर नहीं पढ़ाता। गर्ल्स कॉलेज में मैं था तो मैं उन बच्चों से निरंतर बात सिखाता था, बेटा कुछ भी नहीं हो तो ऐसा कोई गलत कार्य मत करना, क्योंकि उम्र ऐसी है, कोई ऐसी चीजें होती है तो मत करो, क्योंकि आप तो बर्बाद होंगे ही होंगे, आने वाली जनरेशन के लिए भी आप एक बैरियर खड़ा कर देंगे। इसलिए अच्छे पढ़िए, हमेशा एक्टिविटीज में भाग लीजिए, खेलिए, कूदिए, सब करिए, और 7-8 घंटे बढ़िया पढ़ते रहिए। बाकी गुरुजी कहते होंगे परसेंटेज वगैरह अच्छे बनाने हैं, लेकिन इसका लोड नहीं लेना है, जितने बने ठीक है, लेकिन मेहनत में कसर नहीं रखनी। ऐसा नहीं हो कि मार सके 49 बाड़ा बढ़िया करे, ऐसा नहीं है। 97, 98 वाले बच्चे, मैंने कहा ना, अगर वो अपनी गति मेंटेन करके और जबरदस्त तैयारी कर ले तो वो बच्चे कभी पीछे नहीं रहते। कोशिश पूरी करनी है। अब जितने बनते हैं ठीक है। पिछली बार गिड़ा का एक लड़का था, 87 बनने के बाद वो सुसाइड के लिए दौड़ रहा बार बार। तो उसके बड़े भाई ने मुझे फोन किया कि सर इसको समझाओ तो क्या हुआ। तो ये 87% बड़े हैं और ये मरने के लिए दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा में 2 बच्चे उससे आगे चले गए। 87 बने तो जोर बने, मेरे से तो 26% ज्यादा ऐसा है। मैंने उससे बात करी, बाढ़ में बुलाया, 2 मिनट बैठा, मैंने कहा तो मेरे से कितना इंटेलिजेंट है। थोड़ी बहुत बात की दोगे सर, आपके 61 तो नहीं है। मैंने मार्क्स दिखाई, मैंने देख 61 हो गया। उसके बाद जाके उसको काफी ठीक लगा कि 87 घड़ा ही है, मार्क्स 61 है। और अभी वो बच्चा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी में MA कर रहा है, दूसरी रैंक के साथ उसका आगे सेलेक्ट हुआ। और जब भी बाड़मेर आता है, बाड़मेर आता है, मेरे से मिलता है, और मेरी लाइब्रेरी जो आपने देख रखी है उसमें से कुछ पुस्तकें ले जाता है, वापस भेजता है, ले जाता है। हिंदी साहित्य में बड़ा उसकी रुचि बनी हुई है। अभी उसको ये परसेंटेज और इस सुसाइड इन चीजों से बहुत ऊपर उठ के और बहुत परिपक्वता के साथ मेहनत कर रहा है। तो मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद रखता हूं, और आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने आप को यहाँ स्वयं को पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जहाँ बाड़मेर, जैसलमेर शिक्षा बिल्कुल विपरीत स्थितियां मानी जाती थी, उन क्षेत्र में आपने ये जो बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र कर दिया है शिक्षा के मामले में। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने विद्यार्थियों को एक शेखावटी की तर्ज पे देखता हूँ। मेरी कभी भी कहीं आवश्यकता हो आप मुझे याद करना। हमारे पास ज्ञान और शिक्षा के अलावा कुछ है नहीं, उसमें हम कमी रखेंगे नहीं। और आप लोग जब भी बाड़मेर आओ, कभी भी कोई आवश्यकता हो कि हमारे कलेक्टर बनना है, कि हमारे आर्मी में अधिकारी बनना है, कि हमारे ये बनना है, वो बनना है, जब भी जो कुछ भी बनना हो आप मुझे बता देना। मन में अगर ड्रीम पाल जरूर लेना, पूरा हम करवाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको खाली बनना ही है। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए
तो बाड़मेर कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है, आप आराम से मिलना, मैं आपको सही तरीके से रास्ता दिखा दूंगा, स्रोत दिखा दूंगा। बाकी देखो कोच का काम केवल दिशा निर्देश करना होता है, दौड़ना किसको है? दौड़ना होता है खिलाड़ी को, दौड़ना तो आपको ही है। बाकी दिशा निर्देश में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आप बेहतरीन है, अच्छे बालक हैं, अच्छी बालिका है, सुबह 6 घंटे से इतने अनुशासन से बैठे हैं। बाकी मैं किसी भी विद्यालय में साहब 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, किसी भी विद्यालय में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इतना बच्चे सीरियस लेते नहीं और मैं भी नहीं। अभी आप सभी इतना ध्यान से सुन रहे थे तो मेरा भी मन हो गया कि थोड़ा बहुत बोल दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। भविष्य में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।